ठीक है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म किया। सबसे पहले हमने पढ़ा थीटा होता है, फटाफट से, थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है ये? एक्सियल वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है ये? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे फिंगर्स को कर्ल करके ये घूम रहा होगा, थंब देगा डायरेक्शन। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमने पढ़ा बच्चों, चुप हो जाओ। डेल थीटा बाई डेल टी, या फिर इंस्टेंटेनियस लिखना है डी थीटा बाई डी टी। एक चक्कर पूरा कर रहा है तो 2 पाई बाई टी। एन चक्कर पूरा कर रहा है 1 मिनट में तो 2 पाई एन बाई 60, जहाँ पे एन क्या है? एन आरपीएम है। क्या है? एन आरपीएम, बराबर है ना। फिर हमने अल्फा किया। अल्फा क्या होता है? एवरेज अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या फिर डी ओमेगा बाई डी टी। फिर हमने देखा इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ये सब किया ना हमने। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि थीटा ओमेगा अल्फा सारे कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर है। इनके अलावा भी कुछ एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है ए आर, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इसी को बोलते हैं वी स्क्वायर बाई आर। इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। और ये लगता किधर है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, बराबर। और इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा कौन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं आर अल्फा। मतलब अल्फा होने से कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल। अगर किसी भी सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू 0 है तो क्या वो एक्सेलरेट करेगा? मारूंगा, हाँ करेगा। अभी ना किया फिर हाँ पलटू हो गई है। कोई भी पार्टिकल में अल्फा 0 है तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है? नहीं, क्योंकि अल्फा 0 होने से एटी 0 हो जाएगा, लेकिन ए आर तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि तो वी पर या ओमेगा पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कोई भी सर्कुलर मोशन है, अगर उसमें अल्फा 0 है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? लिखवाया होगा कि इफ एटी इज 0 तो ए नेट इज ए आर, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इसी में अगर अल्फा की वैल्यू 0 होती है, अल्फा 0 होने का मतलब है देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बट देयर इज ए रेडियल एक्सेलरेशन। और वो रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है? वो रेडियल एक्सेलरेशन आपके बोलो पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने में आपकी हेल्प करता है। ये काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चंस भी हुए थे। एक ही हुआ, कौन सा? अल्फा 2t वाला। ठीक, आओ। तो ये सब चीजें जो पढ़े हो उसमें एक क्वेश्चन भी हो गया, मतलब अल्फा दिया होगा तो अगर ए नेट पूछेगा तो ए टी भी निकालना पड़ेगा अपने को। अब देखो, मान लो एक सर्कल है, रेडियस चलो 1 मीटर ले लिया, अल्फा है 2t स्क्वायर। क्या है अल्फा? और मैंने पूछा आपसे फाइंड, क्या फाइंड? एक्सेलरेशन व्हेन ए नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ ए आर। ट्राई करना चाहेंगे आप? tan थीटा क्या होता है? 80 बाई ए आर ना। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। आपको बड़ा डेरिवेशन याद नहीं रखना है तो आप ये याद रखिए, ए आर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होती है और ए टी की वैल्यू आर अल्फा। देखो मैं तुम लोगों को हिंट देता हूँ, हिंट नहीं,
नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बोलता हूँ। पहला काम, अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या ओमेगा निकाल सकते हो आप? अल्फा डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, वहां से जो ओमेगा आएगा दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ टी। अरे टी स्क्वायर डी टी को जब इंटीग्रेट टी क्यूब बाई 3 आएगा ना, तो ओमेगा विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ए टी विल अगेन बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ए टी भी टाइम का फंक्शन है, ओमेगा भी टाइम का फंक्शन है, तो ए आर भी टाइम का फंक्शन हुआ। ए टी और ए आर टाइम का फंक्शन आएगा, उस टाइम को एलिमिनेट। एक्सप्रेशन पूछ लिया क्या मैंने? एक्सप्रेशन तो आ ही जाएगा, मैंने गलत सवाल ही पूछ लिया। अरे भाई मत करो। हाँ वो तो बिना, मतलब सवाल गलत नहीं था, उसमें आपको थीटा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कर रहा हूं? हाँ थैंक यू बोल के खत्म कर लो काम। सबसे पहले मुझे एक चीज मिला है, वो क्या है, जब ए नेट कितना एंगल बनाए 37 किसके साथ में, तो tan थीटा क्या लिखा जाता है, या tan अल्फा जो भी लिखो, AT बाई ए आर। क्या ये बन जाएगा tan 37 इज इक्वल टू AT बाई ए आर। tan 37 कितना होता है, तो 3/4 इज इक्वल टू AT बाई ए आर। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया अपने को। अब AT और AR मिल जाना चाहिए, कितना टाइम 4 सेकंड नहीं, 6⁻⁴ समथिंग आएगा। अब दूसरा हमें AT और AR चाहिए। AT क्या होता है, AT है R अल्फा, तो R की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2t स्क्वायर, तो AT कितना आ गया 2t स्क्वायर। अभी AR भी तो चाहिए ना, तो AR के लिए पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा 0 से लेके t, तो ओमेगा लिखा जाएगा 2t³/3। ओमेगा आ गया। मैम एक मिनट AR क्या होगा, R ओमेगा स्क्वायर, तो AR हो जाएगा 1 × 4t⁻⁶/9। ठीक है क्या, AT और AR आ गया। अब इक्वेशन 1 में जाओ, तो 3/4 AT 2t स्क्वायर एंड दिस इज 4t⁻⁶/9। 4 4 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो ये देखो ये क्या बना, t⁻⁶ इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, या t⁻⁶/t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, t⁴ इज 6, t की वैल्यू 6⁻⁴ सेकेंड्स। समझ आया क्या, बहुत टफ हो गया क्या, थोड़ा ना। तुम लोग, फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया, देखो मैं चाहता ना तो मैं यहां से स्टार्ट करता, लेकिन मैं सीक्वेंस से जा रहा हूं। जब भी थीटा दे दे तो यहाँ तुम्हें पहले tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बना लेना है, उस इक्वेशन में AT और AR आ जाएगा। AT के लिए आपको पता है R अल्फा करना होता है, AR निकालने के लिए R ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन ओमेगा नहीं था, पहले मैंने ओमेगा निकाल लिया, और ये फार्मूला मैंने दे रखा है, अल्फा अगर टाइम का फंक्शन है इंटीग्रेट करो ओमेगा निकल जाएगा। हाँ यही होता है, और ये गंदगी से भी साफ नहीं होती है अगर नहीं पढ़ोगे तो। ढंग से यही चीज दूर करो, क्योंकि ये मार्क्स तुम्हें बहुत रुलाएंगे, बहुत रुलाएंगे। तो ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था, वो पंखे वंखे वाला क्वेश्चन कर लिया था इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। हाँ अब डायनामिक्स पढ़ते हैं, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। हाँ
मैम t² जो है अल्फा का इंटीग्रेशन, t और अल्फा की वैल्यू कितनी है? एक लाइन यहाँ जोड़ दो ना, लो ये है, तो t² का इंटीग्रेशन t³/3। अब ठीक है, तंदुरुस्त हो। मैं सीक्वेंस बताता हूँ, वो सीक्वेंस से ही करो, आर्क्स मार्क्स सब बंद करो। अभी केमिस्ट्री में सर बोलते हुए केमिस्ट्री करो, मुझे नहीं पता, फिजिक्स में नहीं करना है, मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ। सब तुम्हारा सीक्वेंस ये होना चाहिए, सबसे पहले आंख बंद करके मॉड्यूल करना है। गलतियां हैं, हाँ दैट इज फाइन, मैं हूं ना उसके लिए, गलतियां सुधारने के लिए मैं हूं ना। तो मॉड्यूल, और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी तुम लोगों से, चाहे 3-3 का जोड़ा बना लो, जोड़े 2 के ही होते हैं, लेकिन तुम 3-3 का बनाओ, ठीक है। हाँ ट्रायंगल बनाओ, लव ट्रायंगल, ठीक है। 3-3 का जोड़ा बनाओ। 3-3 में से एक 3 बुक बोलूंगा, तो तीनों डेली लेके आओ जब भी मेरा लेक्चर हो। हाँ मैं होमवर्क दूंगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो तुम अपने हिसाब से करोगे, तुम्हारी प्लानिंग नहीं हो पाएगी, तुम खत्म नहीं कर पाओगे। मेरे पास पाओगे, मैं होमवर्क जैसा दूंगा, सबकी मजबूरी हो जाएगी करना, और सबको अब यही बुक फॉलो करना है, और जो भी बुक है ना वो सब रख दो चुपचाप। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये बच्चों थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इमेजिन करना होगा, मजा आएगा, मैं बता रहा हूं। क्या कर लोगे, आइए पढ़ते हैं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 2 चीजें पढ़नी है मेन, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन कौन से फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पढ़ा है? सूडो मतलब फॉल्स क्यों होता है भाई? फोर्स है, झूठा हो ही नहीं सकता। हाँ वो ऐसा फोर्स ही नहीं है। सूडो फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है, फेक फोर्स, झूठे वादे करता है कि मैं फोर्स हूं, अपना नाम झूठ बताता है वो। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। जब न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बनाया था तो भूल गए थे चीजें एक्सेलरेट होती है। उन्होंने अर्थ को स्टेशनरी मान करके लॉ ऑफ इनर्शिया दे दिया तुम्हें, F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी बता दिया, एक्सेलरेशन पेयर बता दिया। ये सब क्या मान के, इनका बेस क्या बताया था इन्होंने कि स्टेशनरी फ्रेम है या मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जब मैं एक कार में बैठ के कोई चीज देख रहा हूं तो इनका लॉ जो है फेल हो गया वहां पे। इन लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इनके लॉ को इनवैलिड बोल दिया जाए या उसमें कुछ अपडेट कर दिया जाए। तो भाई न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे। थोड़ी सी कहानी तुमने सुनी होगी कहीं पर, तुम्हें पता है जो पेंडुलम का टाइम पीरियड वगैरह बताया था ना, उस टाइम तक घड़ी नहीं आई थी, स्टॉप वॉच वगैरह नहीं था, और अपने पल्स को लगा के पल्स रेट से टाइम पीरियड बताया था। वो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे। अरे तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, आती ना यहाँ पे, इसको काउंट करके कितनी देर में वापस आ रहा है, क्या हर बार उतनी देर में वापस आ रहा है, तो टाइम पीरियड पढ़ते हो भाई साहब। उस लेवल का मैथमेटिशियन, और लोग उसको गलत तो प्रूफ नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने मतलब एक रेस्पेक्ट के लिए, समझो उन्होंने गलत ही प्रूफ कर दिया, लेकिन एक रेस्पेक्ट देने के लिए उनको बताया कि भाई एक हर बार एक चीज कुछ जुगाड़ लगाया इन्होंने कि उस जुगाड़ से क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हर जगह वैलिड हो रहा है। तो देखा हाँ उस जुगाड़ से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हर जगह वैलिड होता हुआ दिख रहा है, और उस जुगाड़ को नाम दे दिया सूडो फोर्स। वो फोर्स नहीं था, एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट था। वो एडजस्टमेंट क्यों किया गया? क्योंकि न्यूटन का फार्मूला कहाँ काम करता है? स्टेशनरी फ्रेम में, या जो फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो जो एक्सीलरेटेड फ्रेम था उसको बोला कि अगर ये फ्रेम रोक दिया जाए
तो क्या न्यूटन का लॉ यूज काम कर जाएगा? सोचो, अगर ये है, ये ऐसे आगे ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो पी आगे एक फोर्स लग रहा होगा एफ, तभी तो ये मूव कर रहा है। अब इसमें तुम्हें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है, तो अगर ये रुक जाएगा तो काम कर जाएगा। तो बोला यार कुछ यहां जुगाड़ लगा देते हैं जो पीछे की तरफ एफ जैसा ही लग जाए। तो अगर मैं इसके अंदर बैठा हूं तो मेरे लिए तो रुक गया ये, बाहर वालों के लिए नहीं, जो अंदर बैठा है उसके लिए रुक गया ना वो, क्योंकि ये फोर्स बाहर वालों को दिखेगा ही नहीं, अंदर वाले को समझ आ रहा है खाली ये फोर्स। समझा क्या? तो ये बोला कि ये कोई फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि लगता अगर कोई फोर्स लगेगा तो अंदर वाले को भी दिखेगा और बाहर वाले को भी, लेकिन ये किसको दिख रहा है? इसलिए बोला ये झूठ है, इसलिए इसको सूडो नाम दिया गया। समझ में आया क्या? तो वही सूडो फोर्स जो झूठ वाला फोर्स है, मतलब ऐसा सोचो ये कोई फोर्स नहीं है, ये कैसा क्या है? ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? हाँ, टू कीप टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम में किसको यूज करने के लिए? बोलो, न्यूटन लॉज ऑफ। बोलना पड़ता है, ऐसे क्या ठीक है मेरे बात के, टीवी थोड़ी चल रही है, ये बहुत बड़ा मोटिवेटर स्पीकर थोड़ी हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहीं से बैठी बोल लो, तालियां बजा देंगे लास्ट में। ठीक है, समझा? क्या समझा? हमें क्या बोला? फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इनर्शियल फ्रेम में नहीं चलता, सॉरी इनर्शियल फ्रेम में ही चलता है, नॉन इनर्शियल में नहीं चलता। तो नॉन इनर्शियल में उनको अप्लाई करने के लिए हमने क्या यूज किया? याद रहेगा? ठीक। अब वही जो सूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रही है, अभी हमने काइनेमेटिक्स में वही सीखा, रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा उसके ऊपर, चाहे वो यूनिफॉर्म चले या नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मैं एक डिस्क लिया, डिस्क समझते हो? डिस्क और वो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, मैरी को भी बोल सकते हो, वो ब्रेक डांस वाले झूले आते हैं ना, कार होती है, टन टन ऐसे गोल गोल घूमता है, तो झूले नहीं देखे वो, स्विंग स्विंग ऐसे आगे जाके धाक कैसे मारते हैं तो गर्दन में टूटने की जरूरत होती है। हाँ वही जो भी है, अरे वो बहुत खतरनाक होता है, झूला नहीं है वो, गोल गोल घूमता है ना, जो गोल गोल घूमे वो झूला ही तो है। ठीक है, नहीं है, नहीं, तुम समझ गए ना? बस बस, तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो पूरी कार ऐसे आगे पीछे घूम रही है, प्लेटफॉर्म भी घूमता है। अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाऊंगा, हाँ मैरी को राउंड देखा है ना, वही मान लो ऐसे गोल गोल घूमता है, छोटे बच्चे उस पे ऐसे पर खड़े होते हो, ऐसे गोल गोल घुमाते हो, देखा है ना? तो तुम उसके गोले वाला, ठीक है? मैरी राउंड किसको बोलते हैं? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। इधर हाँ, घोड़ा वाला होता है, बत्तख लेते हैं, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता यार, नाम नहीं जानता। हाँ ऐसे ही, ऐसे गोल गोल रहता है, ये देखो ऐसे ऐसे, इधर लोग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, और इसके अबाउट ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो जहां पहले जहां ये झूले लगते हैं वहां चेक कर, ऐसा भी कुछ होता। हाँ नहीं बैठते तो पता भी नहीं होता, नहीं बैठती आंख बंद कर लेती, मैं देखूंगी नहीं, तो जहां नहीं बैठती वो मानेगी नहीं, वो होता भी है। चलो बस, ये मंगल ग्रह पे नहीं है तो मंगल ग्रह है ही नहीं इसके लिए। आ जाओ, बस बस, तो जब आप इस पे बैठते हो, मैम गुड मॉर्निंग, कहाँ दिमाग है? इधर ऐसे आंखों में आंखें डालो, इधर
चलो, तो ये जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इमेजिन करो तुम यहाँ पे हो, नहीं होना तो आज करो, तुम ट्राई करना, क्योंकि अब देखो आप सर्कल जो पार्ट चल रहा है वो इमेजिनेशन वाला पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, जब ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तुम्हें बार बार क्या लगता है कि कोई तुम्हें पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। अंदर से कौन धक्का दे रहा है भाई तुम्हें? कोई भी नहीं ना, वो तुम्हारा भ्रम है, उसको बोलते हैं इल्यूजन। हाँ, वो तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो पीछे फोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल बात क्या है कि प्रैक्टिकल बात ये है कि हर बार जब तुम ऐसे गोल गोल घूम रहे हो तो एक फोर्स है जो तुम्हें सेंटर की तरफ लग रहा है, ऐसे तो ये सर्कल घूम पा रहा है, सर्कल के लिए एक फोर्स ही है, ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए पीछे एक फोर्स लगता है, क्योंकि वो नहीं लगेगा तुम आगे गिर जाओगे। हाँ, तुम वहां बैठी हो तो तुम्हें ही दिख रहा है, नीचे से तुम मुझे पीछे गिरते हुए कभी देखोगे नहीं। अब अगर गाड़ी में भी बैठो, हाँ हाँ हाँ, then you go ahead, right? Yes. When it's going ahead, you come behind, like, हाँ, that also inertia only, but then नहीं 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 नहीं, तुम क्या होता है, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। सेम नहीं है। नहीं नहीं, इनर्शिया कब लगता है? हाँ हाँ बता रहा हूँ, इन्हें वो तब लगेगा जो इनर्शिया की तुमने बात किया कि आगे जाने में पीछे गिर जाते हो, ये तब होगा। नहीं नहीं, वो तब होगा जब आप, अगर मैं गाड़ी को ऐसे सपोर्ट लेके पूरा बॉडी ऐसे गाड़ी के कांटेक्ट में रख के बैठा हूं ना, तो मैं कभी नहीं हिलूंगा, नहीं झटका लगेगा। अगर मेरी बॉडी फ्री है कार के फ्रेम में, मैं कार के अंदर हूँ लेकिन मेरी बॉडी कार में फ्री है, तब मुझे झटका लगता है। और इसमें तुम खूब पकड़ के बैठो तो भी तुम पीछे की साइड दीवार लगा लो अपने, हाँ एक पूरा ऐसा सपोर्ट लगा लो कि मैं पीछे झुकना ही नहीं है मुझे, तब भी लगेगा कि तुम दीवार चीर के निकल जाओगे। ये क्या है पता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों अलग चीज है। खैर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस समझो इट्स नॉट अ फोर्स, इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट टू कीप यू स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, टू कीप यू, हाँ सूडो ही है ये। तुम्हारे 12th की क्लास की टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया। जब तुम 12th के बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उसमें कुछ पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, वो गलत है, उसको एनसीईआरटी भी मानती है गलत है, सब लोग मानते हैं, तो उसको मत पढ़ना, इसलिए भी बता दे रहा हूं। अब ये जो सूडो फोर्स है बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि ये क्यों लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, अगर तुम्हें कोई उसी फ्रेम से देख रहा है, अगर तुम्हें कोई उसी फ्रेम से देख रहा है, तो क्योंकि तब उसी फ्रेम से देख रहा है तुम घूमते हुए दिखोगे नहीं ना। भाई मैं यहां बैठा हूं, ये यहां बैठी है, हम दोनों सामने सामने हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे। अब जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े, जिस फ्रेम पे हैं, वही घूम रहा है, तो भी मुझे अपने सामने दिखेगी ना हमेशा, ये स्पीड तो एक ही रहेगी। तो अगर ये मुझे हर बार सामने दिख रही है तो मुझे क्या लगेगा? ये रुकी हुई है, इसको क्या लगेगा? मैं रुका हुआ हूं। लेकिन जो नीचे देख रहे हैं वो दोनों घूम रहे हैं, तो इसके फोर्स को मेरे लिए कंपनसेट कौन कर दिया? सेंट्रीफ्यूगल। अभी समझ में आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल? कोई दिक्कत? तो किसको कंपनसेट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल को। किसको कर रहा है वो? कब कर रहा है? जब उसी फ्रेम से कोई दूसरा देख रहा हो। कब कर रहा है वो? सब लोग बोले कब कर रहा है? जब उसी फ्रेम से कोई दूसरा देख रहा हो। ये क्यों बोल रहा हूँ? सो मत, नींद नहीं आनी चाहिए। कब कर रहा है? बेटा ऐसे ऐसे मत बैठ, बहुत टेंशन में मत बैठो, ऐसे स्ट्रेट बैठो, लगे क्लास में से बैठे। हाँ, जब उसी फ्रेम से कोई दूसरा देख, क्या है तो सीधा बैठो बिल्कुल। कब करेगा? याद रहेगा यार? अब कुछ बातें इसमें और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, फिर लिखवाता हूं। देखो बुक में भी लिखी हुई ये चीजें, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही बहुत काम की चीज है। अगर तुम क्लास में दिल लगा के बैठे हो तो तुम्हें चीजें दोबारा रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास दो फ्रेम है, फ्रेम का मतलब समझते होगे, एक ये है एक ये है, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया है? डिस्क। क्या मान लिया है? और ये डिस्क ना ऐसे घूम रहे हैं ओमेगा से, मतलब कोई कड़ा पहना है हाथ में, निकालो,
देखना नहीं है, निकालना है। ला ऐसे है, यही बनाया है यहाँ पर, यही व्यू देख रहे हो तुम लोग, फ्रंट व्यू। ऐसे घूम रहा है, देखें इस तरह से घूम रहा है। समझ में आ रहा है कैसे घूम रहा है? इधर एक्सिस है और ये ऐसे प्लेन में ऐसे क्या घूम रहा है, ये कड़ा घूम रहा है, दिख नहीं रहा है, ये दिखा कैसे घूम रहा है? हाँ या ना? सब देख लिए ना घूमते हुए, ऐसे घूम रहा है। यहां पर एक ब्लॉक रख दिया मैंने जिसका मास है m। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, लिखना मत अभी बुक में, क्योंकि ये डेफिनेशन के बाद लिखना है, बस एक्सप्लेन पहले कर रहा हूं मैं। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड को दिखाती हैं, इतनी बड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 है डायरेक्शन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 6 है, ये 7 है और ये 8। 8 डायरेक्शन है, 8 में से कोई एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा। अपने दिमाग में रखो आंसर। और यही डिस्क है, ये बंदा फिर यहीं बैठा हुआ है बेचारा, लेकिन अभी ये जहां रखा हुआ है ना, वो ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमने का मतलब समझो, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे ही घूमती है, हम सब ऐसे अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं ऐसे। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है। ऐसे ऐसे घूम रहा है ये पहले केस में, दूसरे केस में ऐसे, समझ पा रहे हो? इस तरह से। तो ये जो रोटेशन है उसका नेचर चेंज हो गया। पहले ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा था, अब ऐसे ऐसे हो रहा है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब ये कैसे रोटेट हो रहा है? बेसिकली ये मेरी एक्सिस है और मैं मान लो सर्कल हूं, तो ऐसे ऐसे पूरा सर्कल ऐसे बना रहा है। और पहले कैसे हो रहा है वो, समझा? ये एक्सिस थी, ये समझा? ऐसे ऐसे। अब मैं बॉडी ऐसा फ्लेक्सिबल थोड़ी है घुमा के दिखाऊं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। समझा क्या? और ये मान लो ये वाला एंगल थीटा है जहां ये ब्लॉक रखा है, ये सेंटर, इसका ये रेडियस आर, ये भी मान लो थीटा। और मेरा सवाल वही है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ। अरे तुम लोग सो जा रहे हो क्या? इतना खराब पढ़ा रहा हूं क्या? मैं तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये मजे दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम समझ पाओ। और मेरा जो मतलब मेरा जो कोशिश रहती है ना मेरी तरफ से, कि आप सब किताबी कीड़ा मत बने, रियल ज्ञान ले, आपकी इमेजिनेशन स्किल अच्छी हो जाए, ताकि सर्कल के क्वेश्चन आपसे बनने लगे। 2 क्वेश्चन है, आप लोग खूब ध्यान से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा एरो है, डायरेक्शन को दिखा रहे हैं सारे। आपको अपने आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 और इन क्वेश्चन नंबर 2। उन्नति सिंह को बुलाया, उन्नति सर ने बुलाया, पेरेंट्स आए तो गई कहाँ? फोन कर दी। जाओ तो पीटी, नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ। कौन तो वो डर गई बेचारी, घर वाले इतना डरा के लगते हैं क्या? कौन है यहाँ? तुझे डरा के रखने लायक ही है।
उसके बाद तुम लोग ऐसे हरकत कर रहे हो, ना डराए तो क्या करोगे, आग उगलोगे मुंह से। चलो, तो ये जो आपने अपने आंसर सोच लो, यू हैव 10 सेकेंड्स नाउ। उसके बाद में आपको आंखें बंद करनी है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलूंगा, जो आपका ऑप्शन होगा, ऐसे देख के नहीं दूसरा 2 क्यों रहा है, मैं भी 2, अपना आंसर अपने हिसाब से आपको देना है आंख बंद करके। चलो बहुत सही बात है, आगे खोल लो। बराबर का प्यार दिया आपने, लगभग सारे एग्जाम्पल को 4 लोगों को आपने छोड़ दिया, 4 में इक्वल प्रेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 8 को ज्यादा दिया मैंने, तुम लोगों ने, मैंने भी मान लिया। अब सेकेंड वाले के लिए बार फिर आंख बंद करो। कब सोचेगी? नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 2 में है ये सब, अच्छा 2 है, 3 4, तू एक आंख क्यों बंद करती है, ये ऐसे देख रही है, 3 4 5 6 7 8, इस वाले में सबको प्यार मिला है, 1 से लेके 8 तक, 2 लोग 3 लोग सब में हाथ मिलाए हैं कि कोई तो सही होगा, मैं हो जाऊंगा। द करेक्ट आंसर इज अरे बताने दो, आप लोगों ने, मैं वही बता रहा हूं, आप लोगों ने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, उसको जो पढ़ा है डेफिनेशन, उसको गलत इंटरप्रेट किया है। आपने पढ़ा है इट एक्ट्स अपोजिट टू द सेंटर, इनकम्प्लीट है ये। It acts opposite to the center of circle in which object or particle is rotating. In which it acts radially outward of circle in which object or particle is rotating. Now एक कोई तो आजा। अब अगर आप पहले इसको देखा होगा तो ये ऐसे घूम रहा है, दिख रहे हैं, मतलब इस वाले के लिए ये है इस सर्कल में, अगर आप इसको देखोगे, पकड़ो बेटा, इस वाले को देखो, दिखा एक चक्कर में, अगर ये यहां रहा होता तो इस सर्कल में घूमता। सही बात है, अर्थ का रोटेशन भी यही है, तुम ग्रेविटेशन भी सीख रहे हो, अगर ये यहां होता तो इस सर्कल में घूमता। क्लियर? क्या सबका एक ही सर्कल है कि अलग अलग है? हमने कौन से ऑर्बिट की बात किया, इस वाले की, इसका सेंटर कहां आएगा, इस जगह पे, इसके अपोजिट ये आएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल सोर्स। समझ में आया क्या? इसलिए इसमें डायरेक्शन कौन सी हुई, नहीं। अब इसमें अगर ऐसे होता कि ऑब्जेक्ट यहां ना हो कि यहां होता, तो पीएचडी करते ना इस चीज पे। अब सारे ऑब्जेक्ट को देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे, सब ऑब्जेक्ट की जो सर्कल दिख रही है तुम्हें, जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, क्या सब एक ही सर्कल में घूमते हुए दिख रहे हैं? एक चक्कर पूरा करने के बाद सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इसमें अगर मैंने इस पार्टिकल के लिए पूछा है तो इधर है,
इस वाले पार्टिकल के लिए पूछता तो सेंटर ये आता, ये डायरेक्शन होती। इस वाले पार्टिकल के लिए पूछता, सेंटर ये है, ये डायरेक्शन होती, क्योंकि सबका सर्कल एक है। लेकिन इसमें सबका सर्कल किधर है, और सब जगह पे बैठ जाओ, सब जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सब में ऐसे लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डायरेक्शन तो सबकी एक ही आ रही है, दिख रहा है, इसमें हर जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज या ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जो एक्सिस है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके अबाउट। और अगर उसी प्लेन में घूमेगा तो क्या सब पार्टिकल का सर्कल अलग अलग हुआ? इसमें एक ही हुआ, अगर परपेंडिकुलर घूमा तो एक सर्कल, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो एक सर्कल, उसी प्लेन की किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग सर्कल। अगर एक ही सर्कल में सारे पार्टिकल घूमते हैं तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बदलेगा। लेकिन ये किसका है? हाँ ये रखो, रोज लेके आना है इसे। मैं 3-4 चीजों का भी नाम लिख के देता हूँ, डेली तुम लेके आया करो। मैं डेली प्रैक्टिकल कराऊंगा इन चीजों से। कड़ा वो रोज पहन के आओ, 2-4 पिन्स रख लो। हाँ वो क्या लगाते हैं यहाँ, क्लिप रख लो 1-2, उन सब का मैं ऐसे यूज करता रहूंगा। एक धागा अपने साथ रखो, सिलाई वाला धागा। अरे सीखना नहीं है, लेके आओ। हाँ हाँ पतला है, बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं। तो मैं क्या होता है रियल लाइफ में समझाऊंगा, वो नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, चलिए बस। तो क्या आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया? पक्का? तो आज से आप आंख बंद करके ये बोलोगे क्या, अपोजिट टू सेंटर? नहीं, अपोजिट टू सेंटर तो होगा, लेकिन जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, क्योंकि फ्रेम का रोटेशन और ऑब्जेक्ट का रोटेशन अलग भी हो सकता है। सेम चीज होती है अर्थ के केस में। जब अर्थ की ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा स्मॉल जी, अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर भी घटती है, ऊपर जाने पर घटती है, अर्थ के रोटेशन से भी घटती है। तू है क्या? तो ये चीजें, क्या आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया? यही कहानी सेंट्रीपिटल फोर्स में भी होती है। बस जैसे इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, इधर अंदर लगा होगा सेंट्रीपिटल, इधर सेंट्रीपिटल अंदर लग रहा होगा, लेकिन इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा 5 की तरफ सेंट्रीपिटल। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड एक ही है। और इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन एक ही है। मैग्नीट्यूड एक ही क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, मास इनटू सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, जिसको हम रेडियल बोलते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर अगर बदल गया तो फिर यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस अलग है। अगर रेडियस बदल गया तो क्या मेरा ए बदल गया, और ए बदल गया तो क्या एफ बदल गया? यहाँ मैग्नीट्यूड अलग होगा और यहाँ पर डायरेक्शन। मैं एक एक करके पूरी बात आपको समझाने वाला हूं। आप लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, हेडिंग बना दीजिए। जैसे बोला इसको लिखो मत, अभी डायग्राम छोड़ो, पहले मैं बोल रहा हूं लिखो, बाद में डायग्राम बनाना है। बनाओ हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ब्रैकेट में लिख दो रेडियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर रेडियल फोर्स। क्या आपने हेडिंग बना ली? यार 1 ही घंटा बचा है क्या अभी? 2 बजे तक है। 2 बजे से
दो भी तो सोच के पढ़ा रहा हूँ, तो जल्दी लिखो। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स acting towards the center of circle in which object is rotating या revolving लिखना, in which object is revolving is called centripetal force. ये वर्ड को अंडरलाइन करना, इन विच ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग, यही मेन है ना, यही तो आप नहीं जानते थे, बाकी तो आप जानते ही हो। और अब यहां देखो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम लोग लिखे Fc या फिर इसको Fr भी लिखते हैं, ये क्या होगा, MAR, दैट इज एक्सीलरेशन। देयरफॉर Fc, मैं Fc लिख रहा हूं, आप Fr भी लिख दो चलेगा। ये क्या हो जाएगा, MAR मतलब R ओमेगा स्क्वायर। R इज व्हाट, कौन सा रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच, हाँ, फ्रेम का मत ले लेना कि फ्रेम का रेडियस क्या है, ऑब्जेक्ट जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा। या इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AR की वैल्यू mv स्क्वायर बाई R भी तो होती है। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट करो, शुरुआत यहीं से होती है। अब आगे 2 लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा, मेन यही है। सर वो FC के बाजू में क्या है, डॉट लगा के I है, कहाँ ये, देयरफॉर 3 पॉइंट बिंदी, अब 3 दिख गए, नजर कमजोर है थोड़ी सी, होता है बुढ़ापे में ये सब, उम्र के साथ ये सब बातें। हाँ, दोनों एक ही वर्ड होते हैं। रिवॉल्विंग थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, कोई भारी वर्ड है। लिख लिया क्या? अब ये दोनों क्वेश्चन नोट करो। अभी फिर लिख दिया ना, इसके चेहरे पे भी चला दो इसे पेन, माँ तो ये सलाम बना दो इसको। चलो 2 क्वेश्चन लिखो फटाफट। मैम आगे, अरे अभी इस पे क्वेश्चन करना है, खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, जल्दी लिखो। आप वर्क एनर्जी पावर भी नहीं पढ़े हो ना, वर्क एनर्जी पावर मैं यही स्टार्ट करूंगा। आप हमें पढ़ा दूंगा, FLT तक हो जाएगा। जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पेपर में दूंगा, मैं ही बना रहा हूँ। एक बार बनाया था, आसान पेपर था। मैं बोल लेता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़े बच्चों, प्लीज जल्दी कर लो, 20 मिनट ही बचा है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर ले। जितना बड़ा मुंह फैलाई है ना, उससे कम ही 10 क्वेश्चन होगा। तुम लोग हाँ 10 क्वेश्चन जिंदगी में पहली बार कर रहे होगे क्या? तो 2 मिनट में 1 क्वेश्चन, नीट में तो 1 मिनट में करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं, आप लिख चुके होंगे। अगर मैं आपको 2-3 चीजें बोलूं, इतना पढ़ाया और इसके बाद में एक लाइन बोल दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, तो आप मुझे गाली नहीं दोगे? सेंट्रीफ्यूगल है ना वो, सेंट्री अगेन। अच्छा हाँ, बस बस बस, अब मेरी बात पूरी सुन लो, एकदम चुप होके, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी।
मैं बोल रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स का मतलब इट इज नॉट अ स्पेशल फोर्स। एनी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल या एनी फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल। मतलब जैसे सिंपल एग्जांपल नहीं समझ पाओगे, मैं समझाता हूं। मैं अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट सन, तो अर्थ और सन के बीच में देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है। अर्थ और सन के बीच में अगर आप देखो तो ये हमारा सन है, ऐसे अर्थ घूम रहा है, इसका मास होगा कुछ ms मान लो, अर्थ का मास है me। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। अपने एक्सिस पे नहीं, अपने एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो तो वह दूसरा वाला केस बन गया ना। तो वहां भी नॉर्मल फोर्स, अब जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ क्या हम अकेले नहीं लिखेंगे। अर्थ जैसे अर्थ अपना मान लो ऐसे स्फेरिकल है, जो है नहीं, मैं स्फेरिकल मान रहा हूं ऐसे, तो मैं बोलूं कि अर्थ ऐसे इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है ना, तो यहां इस पॉइंट के लिए बात करूं, तो इस पॉइंट के लिए बात करूं तो ये पॉइंट मेरा ऐसा आएगा, ऐसा घूम रहा होगा। तो इस पॉइंट पे मैं बात किसकी कर रहा हूं, कोई तो इंसान खड़ा होगा, कोई तो होगा ना, तो उस पर क्या इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। अब इस नॉर्मल का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो अब नॉर्मल आदमी के ऊपर इधर लगा तो अर्थ के ऊपर इधर लगेगा नॉर्मल। अगर अर्थ के ऊपर इधर नॉर्मल लगा तो अर्थ का एक कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्मल का, एक नीचे। तो ये वाला कंपोनेंट सेंटर ऑफ उस सर्कल पे लग रहा है, तो ये कंपोनेंट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब गाड़ियां टर्न ले रही होती है, सर्कुलर टर्न, उस टाइम पे फ्रिक्शन आपको सेंटर की तरफ लगता हुआ दिखेगा। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस ही बोलते हैं ना, जिसके अंदर बड़ा न्यूट्रॉन होते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उनको रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एनी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इन विच ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और व्हाट यू नीड टू डू कि ये बोलोगे आप, यहाँ की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, शायद आप जानते होंगे, G m1m2/r² इज इक्वल टू mv²/r। अब देखो G यहाँ पे तुम्हें पता है 6.7 × 10⁻11 होता है। ms मास ऑफ सन, me मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और m यहाँ पे अर्थ के लिए निकाल दो तो ये me बन जाएगा, मास ऑफ अर्थ, v इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ, r इज द वही डिस्टेंस, फिर से सेंटर का ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अगर ये सारी वैल्यूज रखते हो तो हम ये निकाल पाते हैं कि अर्थ किस वेलोसिटी से सन के अबाउट रोटेट कर रही है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? या अगर मुझे वेलोसिटी पता हो जाए, जो मुझे पता होता है, क्योंकि 365.25 डेज में अर्थ एक चक्कर पूरा करती है सन का, अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम रही है, और सन के अबाउट 365.25 डेज, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट, 6400 किलोमीटर। अगर ये दोनों पता है तो v, खैर कैलकुलेशन बहुत टफ बन जाएगा, लेकिन इससे मैं v निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे v मिल गया तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है। ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, उतना अंदर अपने को नहीं जाना है। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कि एनी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इन विच ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वी विल इक्वेट दोज फोर्सेस विथ mv²/r। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अब जो मैं बोल रहा हूं ना,
उस पे सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं ध्यान से देखो, आपको अच्छा लगेगा। अरे भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शनलेस है, मतलब एक टेबल है, उस टेबल पर यहां एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, उसको एक रस्सी से बांध दिया है और टेबल के एक पॉइंट पर हिंज कर दिया। हिंज मतलब खीला गाड़ के हमारा रस्सी को बांध दिया, और ये रस्सी की लेंथ है 2 मीटर। इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं 2 रेडियन पर सेकेंड से। कैसे घुमा रहा हूं मैं? और मैं पूछूं फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, थोड़ा सा तुम्हें फील करवाता हूं मैं, समझ में आएगा। इधर ला, ये है, ये मान लो टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल। मैंने यहां एक खीला लगा दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये पकड़िए, यहां ये खीला है, यहां रस्सी बांधी है मैंने, इसमें ये रस्सी बांध के ऐसे रखा हुआ है। अब ये ऐसे रोटेट कर रखता है इसको, यहां ये खीला है, मान लो ये खीला दिख रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। अब देखेंगे इधर इधर आ जा, अच्छी वॉलंटियर बनेगी ये, वेरी गुड बेटा। ऐसे तो आगे है, नहीं तो पीछे देखो बोर्ड में कुछ खुल जा रहा है। ये ऐसे है, यहाँ रखा हुआ है 2 मीटर की लेंथ पे, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तुम्हें यही सब इंपॉर्टेंट है, यही फील लेना। सर्कल नहीं, तुम मत हिला भाई, सेंटर थोड़ी हिल जाएगा। ये यहाँ पे फिक्स कर दे, खीरा गाड़ दिया मैंने, उसको घुमाई जा रही है ऐसे। दिख रहा है कैसे घूम रहा है ये। अब मुझे क्या प्रॉब्लम थी, हाँ बैठ जाओ, थैंक यू। अब तो रोज आगे बैठना, डेली एक्सपीरियंस कराएंगे। मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर ये बनाऊं कैसे मैं, ये जो प्लेन था, क्या मैं इस प्लेन को ऐसे यहां बना सकता हूं क्या? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लाइन तो मैं खींच दूंगा। इसके लिए मुझे बोर्ड ऐसे चाहिए, जेड एक्सिस में। ये बोर्ड तो XY प्लेन में है ना, तो ये लाइन तो मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा बनाऊं कैसे फिर मैं, तो मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया इसको बनाने का। तो ऐसे नहीं बना सकते ना, एक काम करो, ऐसे बना देते। अरे ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अभी तुम कैसे देख रहे हो? फ्रंट व्यू में तुम्हें ऐसा, टॉप व्यू में मुझे ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ये लाइन दिख रही है, दिख रही है ना, तो तुम बोलो टॉप व्यू बना है। अगर मैं चाहूं टॉप व्यू भी नहीं चाहिए तुम्हें, तुम फ्रंट व्यू देखना चाहते हो, तो जो ये ब्लॉक रखा हुआ है, अभी तुम साइड व्यू देख पा रहे हो इसका, वहां बैठे कैसा देख रहे हो तुम? साइड व्यू। ऐसा दिख रहा है ना तुम्हें, साइड व्यू। और मैं कौन सा व्यू देख रहा हूं? टॉप व्यू। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऑब्जेक्ट वहीं रखा है, खाली देखने का तरीका बदल गया। 8 बॉल पूल होता है ना, उसमें बॉल अपनी जगह पे होता है, तो ऐसे घूम घूम के देखते देखते हो ना, वो यही है। मैंने ऐसा बनाया यहाँ पर। फील करो, जितना फील करोगे उतना अच्छा है। हाँ, मैं तुम कई जगह पे कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लेना मुझसे, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब आपकी इमेजिनेशन इसकी अच्छी हो जाएगी ना, फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। अब ऐसा घूम रहा है, जरा इमेजिन करो, अगर ये खीला लगा है, यहाँ ये बना है, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो mg लग रहा होगा। mg किधर जा रहा है? क्या इनटू द प्लेन जा रहा है? इसके अंदर नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर। रस्सी में इधर क्या लग रहा है? टेंशन। अगर मैं इसी व्यू को, क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, तो आप समझ लेना तो ये mg कहाँ लग गया, ऐसे लगता है mg। अब यहाँ रखा हुआ है, नींद आ रही है क्या? भूत आ रहा है? ऐसे ऐसे क्यों पटक रही है सर? माता जी तो नहीं आ सकती अब। लेकिन ये तब लगता जब प्लेन को मैं ऐसे रख रहा होता। लेकिन अगर मैंने प्लेन को ऐसे कर दिया, mg किधर है? कागज के अंदर। अब इस टाइम पे मेरा टेबल तो है ना, टेबल के अंदर। अगर मैं इसी टेबल को ऐसे घुमा दिया तो क्या mg इधर चला गया ऐसे? हाँ।
इधर देख, ऐसे रखा हुआ है, mg किधर है? नीचे, मतलब क्या दिख रहा है तुझे? इस बुक के अंदर जा रहा है। अगर मैंने देखने, वो लग ऐसे ही रहा है, मैं देखने का तरीका बदल के ऐसे ही देख रहा हूं। mg कहाँ था? पेपर के अंदर था ना mg। अब बेटा वो रखा ऐसे ही है, ये रखा है ऐसे ही है। मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं, मतलब देखने का तरीका बदल रहा हूं मेरी माँ, समझा? तो mg ऐसे अंदर लग रहा है, ये अभी भी अंदर लग रहा है, लेकिन मैं देखने के लिए उसको ऐसे देख रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में बनाना इम्पॉसिबल है। कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख के आएगा तो यही समझना कि रखा ऐसे है, ये रखा कैसे? ऐसे। लेकिन हम कैसे देख रहे हैं? तो हमारे लिए किधर लगेगा ये? क्योंकि हम इमेजिन कर लेंगे, ऐसे है ना, हम इमेजिन कर लेंगे कैसे रखा हुआ है। तो mg कहाँ होगा? पेपर के अंदर। जब मैं ऐसे कर दूंगा तो mg कहाँ जाएगा? पेपर के अंदर। अंदर मतलब क्या? ऐसे, ऐसे ना। और नॉर्मल किधर था? ऐसे ऊपर। अब ऊपर था, देखो ऐसे, मैं यहाँ पे ऐसे से दिखा रहा हूं, ये था नॉर्मल, ये था नॉर्मल। अब मैंने इसको पकड़ करके नॉर्मल से बाहर आ गया, mg किधर था? ऐसे अंगूठे से नीचे, मैंने पलटा करके अंदर आ गया। समझ में आया क्या? और तीसरा कौन सा फोर्स था? बोल मेरा है, हाथ नहीं निकाल रही है। तो इस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे mg किधर लग रहा है? हाँ, mg का भी गलत नहीं बनाया, वो mg गलत है। क्रॉस करके ऐसे सर्कल दे दो, मतलब इनटू द प्लेन। और नॉर्मल किधर लगा? आउट ऑफ द प्लेन। टेंशन किधर लगा? इधर। और ये घूम कैसे रहा होगा? ऐसे तो घुमा रहे थे हम लोग, ऐसे घुमा रहे हैं। मैं अगर यहाँ देखो तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन लग रहा है? टेंशन। तो यहां बोलोगे टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व द पार्टिकल। बराबर, सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए टेंशन प्रोवाइड कर रहा है फोर्स। तो ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर। r क्या होता है? जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, या पार्टिकल इसी सर्कल में घूम रहा है, तो इसका r कितना है? 2 मीटर। m कितना है? 2 kg इंटू 2 मीटर इंटू 2 स्क्वायर, 16। सही है क्या? हाँ, v लेकिन दिया नहीं है ना, v देना चाहिए था। हाँ हाँ, क्या ये बात आपको समझ में आई है? सबको कोई दिक्कत? क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब समझ में आया? क्या mg अंदर क्यों बनाया समझ में आया? इस ओरिएंटेशन के लिए अंदर है, लेकिन अगर मैं उसको इमेजिन, अब देखो ये तो तुम्हें दिया ऐसे ही रहेगा पेपर में, इमेजिनेशन के लिए समझा दिया, क्या वो याद रहेगा तुम्हें हमेशा? वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप करिए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, दो दो ब्लॉक लग गए, यहां से मैंने बांध दिया, मतलब ऐसे वही चीज है। एक खूंटी है यहाँ पर, पेग बोलते हैं, पेग, ठीक है? हाँ, PEG जानते हो? पिग नहीं, कितना पिटेगी तू? नहीं हो पैक मारो ना, तो वो शाम को लेते हो क्या? ना बोलते बोलते हाँ निकल गया। कोई बात नहीं बेटा, कम पीना बस, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो वही कंडीशन है, यहाँ पे मैंने एक कील लगा रखा है, खीला, उससे रस्सी बांधी, ब्लॉक लगाया, ब्लॉक में थोड़ा सा होल है, उसमें रस्सी बांधी और आगे एक और ब्लॉक लगा दिया, और उन सबको इस खीले के अबाउट घुमा दिया। इस रस्ते में टेंशन T1 है, इसमें टेंशन है T2। आपको बताना है T1 कितना है और T2 कितना है।
अब जैसे ये एक था उसमें दोनों घूम रहे होंगे, थोड़ा ट्राई तो करें। आप ट्राई करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ लेक्चर। उसके बाद 2 बजे आप बोल रहे हैं मौत के घाट होता जैसे तुम लोग एक बार बोलने के बाद ही। नहीं सर, नहीं नहीं, मर जाएंगे सर, आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलती। एक्सीडेंटल डेथ हो गई ना ये। जो बोलता है ना हो जाता है, उसको ले जाओ गाड़ी सामने ठीक धक्का मार दो, जाओ। एक टाइम था टीचर बोलते थे अब नहीं पढ़ाऊंगा, बोलते सर वहाँ और पढ़ा दो। आज का टाइम हो गया, टीचर बोलते हैं मैं और पढ़ाऊंगा, नहीं सर अब बस, अब नहीं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तू अकेले थोड़ी बोली है, तू ऐसा ऑप्शन क्यों हो जाती, सब बोले भाई, सबने बोला है और तू अकेले अपने ऊपर लेके बैठ गई। कोई दिक्कत नहीं, होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। आप डाउट सॉल्विंग कर लो, क्योंकि मैं निकलूंगा अगर मेरे को अपॉइंटमेंट मिला तो। अभी लड़ा हूँ मैं डॉक्टर से, अगले डाउट सेशन से 100%। हाँ हाँ, ऑप्शनल होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन ऑप्शनल होता है, आपकी इतने भी डाउट है आप पूछिए, आप घर जाइए। क्यों बैठेंगे आप, तो पूछ लेना। अब मैं सैटरडे रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारी क्लास थी ना, जल्दी छोड़ के गया था मैं। मलार जल्दी छोड़ के गया था, मलार वाली क्लास थी, तो मैं क्लास के बाद अभी थोड़ा डिस्टर्ब था। हाँ है ना, अब कैंसिल नहीं करूंगा मैं बहुत रेयर कैंसिल करता हूँ। मैं फंस गया हूँ बोला तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, छुट्टी नहीं देगा 2 साल तक। अरे बेवकूफ करो, बातें कर रहे हो, 10 बोला 2 क्वेश्चन हुए, नहीं हो रहा है, होगा। मैं कराऊं क्या, हो गया, गुड। T2 की वैल्यू आएगी 16, 16, हाँ T2 is 16 और T2 is 16, T1 is 4। एक मिनट, T1 is 12। यस, आप लोग कहाँ गलती किए देखिए, ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, तो अगर ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, इसका mg किधर आया, इनटू द प्लेन, इसका नॉर्मल किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन। इस पे इधर आएगा T1 और इस पे ये भी जो है ना T2। अगर सोचो ब्लॉक पे ही बैठ के मैं देख रहा हूं या इस रस्सी के ऊपर कहीं बैठा हूं मैं, 2 तरीके से सोच सकते हो। तो मुझे क्या सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग जाएगा, इस पे बैठ के देखो क्या सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगा तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। या मैं ऐसा बोलूं कि T1 माइनस T2 मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो 1 इंटू R इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब T1 माइनस T2 की वैल्यू 4। सही बात है क्या। दूसरे वाले का ये सर्कल होगा कुछ, ये इस सर्कल में यहां क्या लगा होगा T2, करेक्ट ना। इसका भी mg अंदर, नॉर्मल बाहर, तो क्या इसके लिए लिखोगे T2 इज इक्वल टू m, R की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर, तो T2 कितना आ गया, सर तो भी आंसर 12 ही है, 20 आना चाहिए। 20 आएगा।
तो T1 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, T1 इज 20। बच्चों इसीलिए जब मैं ऐसे ऐसे कोई चीज घुमाता हूं ना, तो जितना मैं वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट घुमा रहा हूं, उंगली में कोई जगह घुमाओ, तो जितना मैं जब घुमाते हूं बहुत तो टूटता है ना, तुम्हारे हाथों के पास से टूटता है वो। क्यों पता है? क्योंकि टेंशन देखो, जितना इस फिक्स्ड पॉइंट से दूर चले गए हो टेंशन कम हो रहा है, जितना पास में आ रहे हो उतना टेंशन बढ़ रहा है। एक सवाल ये नीट ने पूछा है, या तुमने एनएलएम में भी देखा होगा इस तरह का सवाल, वो ब्लॉक लगा देते हैं और बोलते हैं मैं झटका देके छोड़ू, पहले कौन टूटेगा? तो पहले कौन टूटेगा? जिसमें टेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग की एक औकात होती है, एक लिमिट होती है टेंशन को बर्दाश्त करने की। वो जो लिमिट है, वो लिमिट एक्सीड करेगा तो टूट जाएगी स्ट्रिंग। और लिमिट एक्सीड कहां कर रहा है? जितना आप फिक्स्ड पॉइंट की तरफ आ रहे हो। तो एक अपने दिमाग में एक चीज बना लो, ये क्वेश्चन नहीं है, दीज आर द क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि जितना हम पास में आएंगे फिक्स्ड पॉइंट के, उतना ही टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना दूर जाएंगे उतने कम होगी। वेरी गुड, नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन।